Today, my topic is mass, which is in gravitation. ग्रेविटेशन में आज हम मास के बारे में पढ़ेंगे आपका नाम देखो इसका। तो इसका मतलब the mass of a body is the quantity of matter, या मैटर की जगह में आप मटेरियल भी कह सकते हैं। आपका देखो the mass of a body is the quantity of matter or material contained in it, जो बॉडी के अंदर ही होती है। तो किसी भी बॉडी का जो मास, हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, वो मैटर ऑफ क्वांटिटी, द क्वांटिटी ऑफ मैटर या मटेरियल की क्वांटिटी होती है जो उसके अंदर ही होती है। आपका नाम देखो दिस इज इसमें अब मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका वजन इतना है बस। तो इसका मतलब इसके ओनली मैग्नीट्यूड होगा, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड यू कैन फाइंड आउट इन एनी क्वांटिटी, दैट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना। और इसको आप ऑर्डिनरी यू कैन मेजर दिस क्वांटिटी, यानी कि मेजर दिस क्वांटिटी का मतलब मेरा यहां पे मास से है बाय ऑर्डिनरी बैलेंस, तराजू। जब आप चीज लेने जाती हैं, आपने कहा 1 किलो चावल दे दो, 1 किलो चीनी दे दो, जो ऑर्डिनरी तराजू है उसमें आपका मास, उसमें आप जो वजन तोलती हैं। ठीक है ना। और बार बार पढ़ते आ रहे हैं आप, द यूनिट ऑफ मास इज व्हाट? किलोग्राम। ठीक है। तो जब आप दुकानदार के पास जाती तो आपको जैसे चावल लेना है तो क्या कहती हैं आप? आज से 1 किलो चावल मत बोलना, अंकल 1000 ग्राम चावल दो कहना, 1 किलो बिल्कुल मत बोलना। दुकानदार पढ़ा लिखा होगा तो वो अपने आप ही कन्वर्ट करता है, फिर 2 किलो है 2000 ग्राम कह देना, फिर उसको मिलीग्राम में चेंज कर देना, फिर देखो क्या मजा आता है। ठीक है ना। इसे अब आपका देखो इसका मतलब द मास ऑफ ए बॉडी ये हमेशा कांस्टेंट होता है, इसमें चेंज नहीं आता है। अपना देखो एंड डज नॉट चेंज, इजी रहो। प्लेस टू प्लेस, मतलब कहने का मतलब जोशी जी की दुकान से आपने 1000 ग्राम चावल लिया और कर्नाटक जी की दुकान में तोलने जाएंगे तो क्या 1001 ग्राम हो जाएगा या कम हो जाएगा? 999 ग्राम। तो देखिए द मास ऑफ ए बॉडी इज ए कांस्टेंट, हमेशा किसी भी बॉडी का मास आपका हमेशा स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इट डज नॉट चेंज, ये कभी भी चेंज नहीं होता है, प्लेस टू प्लेस, याद रखिएगा। और उसके बाद मास इज डिनोटेड बाय, इसको आप क्या करते हैं, स्मॉल m से आप क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया। और कभी कभी मास ऑफ ए बॉडी इज मेजर ऑफ इनर्शिया, मास ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का जो मास होता है इसे मेजर ऑफ इनर्शिया, ये किसी भी इनर्शिया का मेजर होगा ऑफ द बॉडी, उस बॉडी का। इसीलिए कभी कभी इसको जो आप कहते हैं इज नोन एज द इनर्शिया या इनर्शियल मास भी इसको कहा जाता है। और याद रखिएगा द मास ऑफ ए बॉडी इज नेवर जीरो, और मास कभी भी किसी बॉडी का जीरो नहीं होता है। ये आपने थोड़ा सा मास के बारे में पढ़ा था ना।
क्लियर? ठीक है। इसके बाद देखिए, अब आप वेट दोनों इससे लगते हैं आपका, ना देखो देखो, वेट ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है आपका, ना देखो, इज द फोर्स, वो फोर्स होता है। द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स विद विच जो अट्रैक्ट करती है, विच अट्रैक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। दोनों में अंतर देख लीजिएगा, मॉस में और इसमें आपका देखो ना, दिस यानी कि फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी और जो अर्थ की ग्रेविटी का फोर्स है आपका, देखो, एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी भी बॉडी में अगर वो एक्ट कर रहा हो, काम कर रहा हो, याद रखिएगा, इज नोन एज, इसको आपका वेट कहते हैं, याद रखिएगा। या तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, या फोर्स ऑफ अर्थ, आपका अर्थ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नोन एज योर वेट। इसका मतलब देखो, आपको याद होगा कि सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन सर का सेकेंड लॉ क्या था? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट्स गुड, एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए। बिल्कुल आपने सही कहा आपका, ना देखो, तो जो एक्सीलरेशन है, देखो, ये जो एक्सीलरेशन है, ये आपका प्रोड्यूस्ड हुआ आपका, देखो ना, कैसे हुआ? बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो आपका एक्सीलरेशन था, ये सेकेंड लॉ था आपका, एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए। तो आपका एक्सीलरेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, या नोन एज भी आप लिख सकते हैं, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप कहते हैं आपका, देखो ना, दिस इज ऐसे क्लियर कर लो। जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस बाय, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अर्थ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने जिस एक्सीलरेशन को आपका प्रोड्यूस किया, उसको आप क्या क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका कहते हैं आपका, नाउ देखो, दिस इज क्लियर। तो ना, तो देयरफॉर आपका एफ इज इक्वल टू एम इनटू, अब ए की जगह में आप क्या रख देंगे? जी, ठीक है। अब आपका देखो बाय, अब डेफिनेशन, the force of attraction of the earth, the force of attraction of earth is called, इसको क्या बोलते हैं? force of earth gravity acting on a body, the force of attraction of earth is called weight. which one weight? WEIGST or WAIT? Yes, that's good. तो इसका मतलब आपका क्या होगा? F इज इक्वल टू W हो गया। देखिए, अब F को W से रिप्लेस कर दीजिएगा, तो W इज इक्वल टू आपका, देखो, mg आपका ये आ गया। देखो ना, दिस इज m का मतलब मास ऑफ ए बॉडी, और g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर हो गया? अब देखो इसका सॉरी, ऐसा यूनिट ऑफ वेट, मॉस की वेट क्या होती है? सॉरी, मॉस की एसआई यूनिट केजी, थैंक यू, इनटू जी, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? वाह,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉड ब्लेस यू। इसका मतलब आपका क्या हो गया कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डब्ल्यू आपका क्या क्या था, वेट था, फोर्स आपका देखिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन ए बॉडी वाज डब्ल्यू, तो डब्ल्यू ही आपका क्या था, एफ था। इसको आपका एन न्यूटन भी आप कह सकते हैं। कोई शक? क्लियर है? ठीक है। और द वेट ऑफ 1 kg मास इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है। अगर कोई आपको पूछ दे कि 1 kg ऑफ मास का वेट कितना होता है, आप कहेंगे 9.8 न्यूटन होता है। और वहां मास में आपने पढ़ा था ना, द वेट ऑफ ए बॉडी, वहां क्या था आपका कांस्टेंट होता है, यहां पे द वेट ऑफ ए बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। याद रखिएगा ये कभी भी आपका कांस्टेंट नहीं होता है आपका ना। इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया कि जो बाहर आप जाएंगे, इंटरप्लेनेटरी प्लेस में आपका जाएंगे, द एस्ट्रोनॉट्स आपके जो थे, यू विल गो इन प्लेनेटरी स्पेस में जब आप जाते हैं, या कोई भी एस्ट्रोनॉट्स जब आपका जाते हैं, तो जहां पे आपका वेट, वहां पे आपका क्या होता है, जी इज इक्वल आपका 0 होता है। तो द वेट ऑफ ए बॉडी बिकम्स 0 एंड वी फील ट्रू वेटलेस आपका हो जाता है वहां। लेकिन हमारे यहाँ आपका ना वेट ऑफ ए बॉडी कांस्टेंट नहीं होता है। क्लियर हो गया? और इसमें एक स्पेशल नोट अभी लिख देते हैं। आपने मास भी पढ़ लिया, आपने वेट भी पढ़ लिया, तो ना दो वट एवर, वेन एवर और वट एवर में अंतर है आपका ना दो। वट एवर बी द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट्स वेट becomes 0 when it is taken towards the center of earth। किसी भी बॉडी का वेट कुछ भी हो, लेकिन जब आप उसको सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ले जाएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक हो गया? इसका मतलब सेंटर ऑफ अर्थ पे जो स्मॉल जी की वैल्यू होगी, सेंटर ऑफ अर्थ पे जो स्मॉल जी की वैल्यू होगी, वो आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी आपका। क्लियर है जी? ना, ये तो थोड़ा बहुत था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो मास और वेट तो ये आपका आप भी पढ़ ही सकते थे, लेकिन फिर अब इसमें वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है आपका ना, देखो ऑन द मून, चंद्रमा पर कितना होता है आपका ना, तो इसका मतलब द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, चंद्रमा पे जो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है इज 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। अर्थ पे जितना वेट होगा, अगर उसका 1/6 कर देंगे आप, तो वो वेट, यानी कि अगर आपका वजन 60 किलो है, अगर इफ
you have a weight of 60 kg in earth. इसका मतलब your weight on moon is going to 1/6 of the weight on the earth. तो आपका वजन मून पे आपका 10 kg हो जाएगा। समझ रहे हो कितना हल्का महसूस करेंगे? वहां तो कमजोर कमजोर लोगों को ले जाना चाहिए, उनका वाओ मजा आ गया, 100 किलो वाला कहेगा अरे मजा आ गया, अब तो 1/6 कर दो, दे विल फ्लाई। यहाँ तो धरती में तो धरती पे वेट बढ़ाएंगे और वहां बना दो दिस। क्लियर? तो चल एनी हो, हमने क्या करना, अब इसको देखो, इसको हम प्रूफ करेंगे टू शो, जो आपने अभी अभी कहा कि अर्थ पे अगर किसी आदमी का 60 kg वजन होगा तो मून पे उसका वजन आपका 10 kg रह जाएगा। तो टू शो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑन द मून is 1/6 of the weight of that same object on earth। ये अब हमें प्रूफ करना है, यानी टू प्रूफ कहते हैं यहां पर वेरीफाइड करना है आपका नाम, या हमने इसको वेरीफाइड की जगह में आपका डेरिव करना है, जो भी आप मर्जी आप करना। अब वैसे भी इसको नहीं भी लिखेंगे तो ऊपर आपका होगा टू शो का मतलब आप दिखाइए कि कैसे होता है, आपका समझ है? यानी कि कुल मिलाकर के ये इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, वेट ऑन मून, ये देख सकते, ठीक है ना, इसे बैठो 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ, डब्ल्यू का मतलब वेट, ऑन ई का मतलब अर्थ, बस सिंपल सी बात होगी। अब आप क्या करेंगे कि सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मॉस आपका स्मॉल m है, आपका नाम है। सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मॉस, तो इसका जो लेफ्ट इट्स वेट ऑन मून, तो इसका मून पे इसका वजन क्या हो जाएगा, W। जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसका मॉस अगर आपका m है तो उसका वेट आपका मून पे क्या हो जाएगा, W। ठीक है? ये तो आपका सपोज ऑब्जेक्ट ऑफ मॉस है, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मॉस है, वो आपका वेट ऑफ मून उसमें आपका WM हो जाएगा आपका। देखो क्लियर? आगे आप फिर क्या करेंगे, देखो सपोज दैट द मॉस ऑफ द मून, ऑब्जेक्ट तो स्मॉल है में और मॉस जो मून का मॉस है वो आपका क्या हो गया, कैपिटल M हो गया, और उसका जो रेडियस है किसका, मून का, वो आपका क्या है, कैपिटल R हो गया। तो ना अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये किसका लॉ था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन सर का था एग्जैक्टली, मैंने इसीलिए वहां पे नहीं लिखा, आप इसको ये भी लिख सकते न्यूटन से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसीलिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखा। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसका है, न्यूटन सर का ही अपना, ठीक है ना। तो वेट किसका, वेट का मतलब यहां पे क्या होता है, फोर्स। अभी थोड़ी देर पहले आपने किया वेट से, तो फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, यानी कि वेट या फोर्स आपका क्या होगा, मून पे होगा। तो क्या
क्या लिखेंगे इसको? WM। क्या लिखेंगे? WM। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल आपका क्या होगा? कैपिटल Z। कैपिटल Z का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m, कैपिटल M का मतलब मास ऑफ मून इनटू जो आपने स्मॉल m ऑब्जेक्ट लिया हुआ ओवर आपका देखो ना माइनस। एनी डाउट? क्लियर हो गया? अब आप क्या करना है? सपोज द वेट ऑफ सेम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। जो आपका m था मून पे ऑब्जेक्ट का मास, उसी का वेट आपका क्या हो गया था मून में? WM हो गया था। देखिए आपका नाम उसी ऑब्जेक्ट को जब आप अर्थ में लाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा? वेट ऑफ WM था तो यहाँ WE हो जाएगा आपका नाम। या कई लोग इसको स्मॉल ई से भी लिखते हैं, कैपिटल ई से, जो भी मर्जी आपका अर्थ में हो गया आपका नाम। आपको पता है कि ना मास ऑफ अर्थ इज 100 times दैट ऑफ मून। यानी कि जो अर्थ का मॉस है वो मून के मॉस का 100 टाइम्स होता है आपका देखना। एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज ऑल्सो approximate 4 times the radius of। और याद रखिएगा जो अर्थ का जो रेडियस होता है वो मून के रेडियस का कितना टाइम हो गया? 4 टाइम्स हो गया। समझ रहे हैं? अब इसका मतलब क्या है? द मास ऑफ मून इज द मास ऑफ मून इज कैपिटल M, then mass of earth is 100 m, क्योंकि 100 टाइम्स आपका ज्यादा है। इज इट क्लियर? नाउ द रेडियस ऑफ मून इज, अगर हमने r मान लिया देन रेडियस ऑफ अर्थ इज कितना हो जाएगा बेटे? 4r। ब्यूटीफुल।